एवरीवन, वेलकम यू आर्ट्स अकेडमी ट्रिपल ए एंड माय नेम इज़ अंकुर वर्मा। आज की क्लास में हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है पावर शेयरिंग। इसी के साथ साथ आज की क्लास में हम इसका ओवरव्यू लेंगे कि इस पूरे के पूरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या। पावर शेयरिंग की बात की जाती है। मान लीजिए सपोज करते हैं कि एक स्टोरी से शुरू करते हैं। अब एक फैमिली है और उस फैमिली के मेंबर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए ये फादर है, ये दो बच्चे हैं, बच्चे का नाम है ए और दूसरे का नाम है बी। अब क्या होता है, ये दोनों बच्चे बड़े हो जाते हैं। तो अब फादर क्या डिसाइड करते हैं, फादर ये डिसाइड करते हैं कि जो मेरी जितनी भी प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी के दो पार्ट्स होंगे और दोनों के दोनों पार्ट्स बिल्कुल इक्वल होंगे। एक पार्ट तो मिल गया ए को और दूसरा पार्ट मिल गया बी को। तो अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि दोनों भाइयों की जो प्रॉपर्टी है जो फादर ने डिवाइड किया वो इक्वली डिवाइड कर दिया है और जिससे क्या होता है लाइफ को अच्छे से चला रहे हैं। अब ये तो एक नॉर्मल केस हो गया। मान लीजिए सपोज करते हैं क्या होता है कि जो बड़ा बेटा उसमें है ए और जो ये छोटा बेटा है उसमें है बी। तो क्या हुआ, फादर ने ये किया कि जो ए है मतलब कि जो बड़ा बेटा उसके लिए जो प्रॉपर्टी के लिए थोड़ा सा ज़्यादा पोर्शन रखा है और बी के लिए प्रॉपर्टी का पोर्शन रखा है छोटा। तो अब होगा क्या, अब ये दूसरे सिचुएशन में ये होगा कि जो बी है वो कंप्लेन करेगा फादर से कि मेरे को इतना कम क्यों मिला और ए को ज़्यादा क्यों मिला। अब ये सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो सकती है और इसके साथ साथ दोनों एक दूसरे से लड़ने के लिए भी क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है वो सभी को इक्वल नहीं मिली है। अब इस वजह से दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। अगर प्रॉपर्टी दोनों, जैसे हमने पहली वाली सिचुएशन में देखा कि दोनों को प्रॉपर्टी सेम मिली तो उनके बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। बट कॉन्फ्लिक्ट कहाँ पे आ रहा है, कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है जब किसी एक को ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ या ज़्यादा पावर मिल रही है और बी को कम मिल रही है। तो यहाँ पर ये क्या निकल के आता है, कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न निकल के आता है। तो ये तो हमने एक फैमिली के बेसिस पे समझा। मान लीजिए हमारी कंट्री है इंडिया। अब इंडिया में आपको पता है अलग अलग रिलीजन, अलग अलग मेन कास्ट के लोग यहाँ पे रहते हैं। अब हमने क्या किया, मान लीजिए सपोज करते हैं एक ही कास्ट के लोगों को सारे के सारे गवर्नमेंट जॉब्स दे दी, एक ही कास्ट के लोगों के लिए हमने एडमिशन्स रख लिए और जितने भी गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम्स है सिर्फ एक ही कास्ट के लिए हैं। लेकिन हमें पता है कि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, यहाँ पे डिफरेंट कास्ट और डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते हैं। तो अब होगा क्या, अब ये होगा जिस कम्युनिटी को गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड कर रही है, जिनको गवर्नमेंट जॉब्स दे रही है, जिनमें एजुकेशन में उनको सपोर्ट कर रही है और उसके साथ उनके वेलफेयर के लिए काम कर रही है, वो तो आराम से शांति से रहेंगे। लेकिन दिक्कत किसके लिए पैदा होगी, दिक्कत उसके लिए पैदा होगी जिसको ये सारी की सारी फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही। तो जिस कम्युनिटी को मेन ये सारी की सारी फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही तो वो गवर्नमेंट से क्या करेगी, डिमांड करेगी कि भाई हमें भी तो कुछ दो, हम भी इस कंट्री में रहने वाले लोग हैं, हम भी यहाँ के सिटीज़न हैं, इस वजह से हमें भी तो कुछ राइट्स मिलने चाहिए, हमें भी तो गवर्नमेंट जॉब्स में हिस्सा मिलना चाहिए और इसके साथ साथ हमारे लिए भी तो वेलफेयर स्कीम्स होनी चाहिए। तो अब होगा क्या, गवर्नमेंट नहीं देगी तो ये जो मेन जिन पर्सन्स को ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही तो वो क्या करेंगे, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में लड़ाई करना शुरू कर देंगे और इससे किसकी शुरुआत होगी, कॉन्फ्लिक्ट्स की होगी। तो कुल मिलाकर हमें ये पता होना चाहिए कि पावर को या फिर मेन जितनी वेलफेयर स्कीम्स हैं उन सभी को शेयर करना बहुत ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है। क्यों? अगर हम किसी भी चीज़ को शेयर नहीं करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, आने वाले समय में वो एक तरह का मेन प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगी। तो पावर शेयरिंग मतलब क्या, पावर शेयरिंग मतलब दैट मीन्स पावर को क्या करना, शेयर करना। क्योंकि पावर को अगर हम आज के टाइम पे शेयर नहीं करेंगे तो कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा क्या आ सकता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, फाइट हो सकती है। तो आज की जितनी भी कंट्रीज़ हैं उन सभी कंट्रीज़ को हम क्या कहते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ कहते हैं। अगर हम एंशियंट या पुराने टाइम की बात करें तो पहले की जो कंट्रीज़ थी वो डेमोक्रेटिक नहीं थी और वहाँ पे जो पावर होती थी वो पावर सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल पर्सन के पास होती थी और वो होता था किंग।
अब क्या हुआ, लोगों ने कहा कि भाई किंग आपके पास मेन इकलौती या फिर मेन सिर्फ और सिर्फ आपके पास पावर नहीं होगी, बल्कि हम यहाँ के सिटीजन हैं, हमारे पास भी क्या होगी, पावर होगी। और इसी से एक नया कंसेप्ट निकल के आया डेमोक्रेसी का। तो डेमोक्रेसी क्या होती है? डेमोक्रेसी मतलब ये होता है कि जहाँ पर हर एक लोगों को क्या मिलती है, पावर्स मिलती है। इसके साथ साथ डेमोक्रेटिक कंट्रीज के अंदर जो पावर होती है उसको बांटा जाता है, किसी एक पर्सन के हाथ में नहीं दिया जाता। क्यों? अगर एक पर्सन के हाथ में पावर आ जाएगी तो वो उसका मिसयूज भी कर सकता है, और इसके साथ साथ जब वो मिसयूज करेगा तो लोगों का वेलफेयर नहीं हो पाएगा। तो पावर शेयरिंग आज के टाइम पे जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उन सभी कंट्रीज में हम ये देखते हैं कि पावर जो है वो किसी एक के पास नहीं होती, बल्कि पावर को क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। अगर हम डिवाइड नहीं करेंगे तो क्या होगी, उस पर्सन के पास जब पावर ज़्यादा आएगी तो वो क्या करेगा, उस पावर का मिसयूज़ करेगा, और उसकी वजह से लाखों करोड़ों लोगों की जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा क्या होगी, अफेक्ट होगी, और फिर लोग उसके अगेंस्ट में जाएंगे और कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, और जिससे कंट्री के अंदर प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो पावर शेयरिंग इज सिंपल इज इक्वल टू पावर को क्या करना, शेयर करना, उसको बांटना क्या कहलाता है, पावर शेयरिंग कहलाता है। अब सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इन अ डेमोक्रेसी ऑल पावर डज नॉट रेस्ट विद एनी वन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। दैट मीन्स कि जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं वहाँ पे जो पावर्स हैं वो किसी गवर्नमेंट के एक ऑर्गन के पास नहीं होती, बल्कि मेन सभी के बीच में उसको क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। अब इसमें एक ये निकल के आता है क्वेश्चन कि गवर्नमेंट के ऑर्गन कौन कौन से होती हैं। तो गवर्नमेंट के अगर हम ऑर्गन्स की बात करें तो इसमें आ जाता है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और इसके साथ साथ जुडिशरी। तो ये तीनों के तीनों ऑर्गन माने जाते हैं, वो भी किसके, गवर्नमेंट के। और तीनों के तीनों ऑर्गन्स के बीच में हमारी मेन जो क्या नाम है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसने क्या किया, पावर को शेयर किया है, बराबर बराबर बांटा है। तो शेयरिंग ऑफ पावर की हमने बात की कि जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं वहाँ पे जो पावर होती है वो किसी एक पर्सन के हाथ में नहीं होती, बल्कि पावर को क्या किया जाता है, बांटा जाता है, वो भी किसके बीच में, गवर्नमेंट के ऑर्गन्स के बीच में। अब गवर्नमेंट के कौन कौन से ऑर्गन्स के बीच में पावर को शेयर किया गया, सबसे फर्स्ट इज लेजिस्लेचर, दूसरा है एग्जीक्यूटिव और तीसरा है जुडिशरी। अब तीनों ऑर्गन्स के एक बार वर्क को समझ लेते हैं कि तीनों के ऑर्गन्स का काम क्या है। तो लेजिस्लेचर इज ऑल्सो नोन एज पार्लियामेंट इन इंडिया। तो पार्लियामेंट का काम होता है मेक लॉज, दैट मीन्स कानून को बनाना, कि आज हम जितने भी लॉज देख रहे हैं, कानून देख रहे हैं, लॉज बन रहे हैं, तो उन सभी को लॉज को बनाने की जिम्मेदारी जो होती है वो किसके पास होती है, लेजिस्लेचर के पास होती है। अब पूरी कंट्री में उन लॉज को इम्प्लीमेंट करने की जो जिम्मेदारी होती है कि हाँ पूरी कंट्री में वो सारे के सारे लॉज फॉलो हों, तो उसके करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, एग्जीक्यूटिव की होती है। अब मान लीजिए बाय चांस कि क्या हो रहा है, लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है या फिर कहीं पे रूल्स रेगुलेशन तोड़े जा रहे हैं, तो वहाँ पर उस टाइम पे वहाँ पर मेन पनिशमेंट करने की जो जिम्मेदारी है कि कहीं कोई पर्सन अगर किसी भी लॉ को तोड़ रहा है तो उसको जो पनिश करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके पास है, जुडिशरी के पास है। तो जुडिशरी क्या करता है कि कहीं पे भी लॉज ब्रेक हो रहे हैं तो उसकी सुनवाई भी करता है, सुनता भी है, और साथ के साथ अगर कोई पर्सन मेन वहाँ पे मिलता है कि हाँ उसने लॉज को तोड़ा है, ब्रेक किया, तो उसको पनिश भी करने की जिम्मेदारी किसके पास होती है, जुडिशरी के पास ही होती है। और इसके साथ साथ जुडिशरी जो होती है वो मेन उसका काम क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना, कि अगर कहीं एक पर्सन का दूसरे पर्सन के बीच में लड़ाई चल रही है, या फिर एक पर्सन की किसी दूसरे ग्रुप के बीच में लड़ाई चल रही है, या फिर मेन एक पर्सन की गवर्नमेंट के साथ लड़ाई चल रही है, एक स्टेट गवर्नमेंट की दूसरे स्टेट गवर्नमेंट के साथ लड़ाई चल रही है, या स्टेट गवर्नमेंट की सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ लड़ाई चल रही है, तो उन सभी के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, उनको रिजॉल्व करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, जुडिशरी की होती है।
तो सेकंड पॉइंट क्या कहता है, सेकंड पॉइंट ये कहता है शेयरिंग ऑफ पावर, कि शेयरिंग को, पावर को शेयर करना चाहिए, वो भी किसके बीच में होता है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिज़ाइन ऑफ अ डेमोक्रेसी, कि जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्री है वहाँ पे हम यही देखते हैं कि पावर को क्या किया गया है, बांटा गया है, शेयर किया गया है। और अगर हम पावर को बांटेंगे नहीं तो क्या होगी, पावर किसी एक पर्सन के पास में आएगी और वो उसका क्या कर सकता है, मिसयूज ज़रूर कर सकता है। नेक्स्ट कहता है आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग। मेन अब बात करते हैं पावर शेयरिंग के आइडिया की। तो पावर शेयरिंग का जो आइडिया है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि अगर हम पावर को शेयर करेंगे तो जो कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। अगला क्या कहता है, वी स्टार्ट विथ 2 स्टोरीज फ्रॉम बेल्जियम एंड श्रीलंका। इस पूरे चैप्टर में अगर हम बेसिकली बात करें तो 2 कंट्रीज़ की स्टोरीज़ की बात करेंगे। पहली बात करेंगे बेल्जियम की, फिर बात करेंगे श्रीलंका की। बेल्जियम वो कंट्री है जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आया और उन्होंने उस कॉन्फ्लिक्ट को दूर किया, जिसकी वजह से वहाँ पर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ। लेकिन श्रीलंका वो कंट्री है जहाँ पर मेन कॉन्फ्लिक्ट हुए और लोगों ने डिमांड भी उठाई कि हमें क्या करो, हमारी डिमांड्स को पूरा करो, लेकिन वहाँ की जो दूसरी वहाँ की गवर्नमेंट थी उसने उस चीज़ को नहीं माना, जिस वजह से वहाँ पर क्या हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया। तो पहली कंट्री ने क्या हुआ, पहली कंट्री मतलब बेल्जियम, बेल्जियम के आगे प्रॉब्लम आई, टेंशन आई और उसने उस चीज़ को सॉल्व किया, जिसकी वजह से वो अच्छे से बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के उसने अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। लेकिन श्रीलंका ने ऐसा नहीं हुआ। श्रीलंका में उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स को, मतलब कि श्रीलंका में जो मेन टेंशन्स आई तो उसको उन्होंने सॉल्व नहीं किया, बल्कि उसको दबाने की कोशिश की, जिसकी वजह से वहाँ पर सिविल वॉर हो गई। तो इस पूरे चैप्टर में आपको बेसिकली 2 स्टोरीज से हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। एक स्टोरी पढ़ेंगे बेल्जियम की और सेकंड किसकी पढ़ेंगे, श्रीलंका की। नेक्स्ट कहता है बोथ दीज स्टोरीज आर अबाउट द हाउ डेमोक्रेसीज हैंडल डिमांड्स फॉर द पावर शेयरिंग। ये आपको दोनों स्टोरीज बताएंगी कि डेमोक्रेसी कैसे डिमांड्स ऑफ पावर शेयरिंग को हैंडल करता है। दैट मीन्स कि जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज होती हैं वो कैसे मेन अपनी कंट्री का कॉन्फ्लिक्ट को कैसे दूर करती हैं, ये भी हम पढ़ेंगे। इसके साथ साथ नेक्स्ट कहता है कंक्लूजन, नीड फॉर द पावर शेयरिंग इन डेमोक्रेसी। और कंक्लूजन की बात करें, लास्ट में अगर हम बात करें, इन दोनों स्टोरीज को हमें पढ़ के ये पता चलेगा कि पावर शेयरिंग बहुत ही ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है, और वो भी कहाँ पे, खासकर डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के अंदर, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के अंदर पावर शेयरिंग होना बहुत ही ज़्यादा क्या कहलाता है, इम्पॉर्टेंट होता है। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे डिस्कस वेरियस फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, कि पावर शेयरिंग कौन कौन से टाइप्स की होती है। तो मेन इस पूरे चैप्टर में हम बात करेंगे पावर की शेयरिंग की बात करेंगे कि डेमोक्रेटिक जितनी भी कंट्रीज़ होती है वहाँ पे पावर को ज़रूर शेयर किया जाता है। वाई? बिकॉज अगर पावर किसी एक के हाथ में होगी तो वो उसका क्या कर सकता है, मिसयूज़ कर सकता है। सेकेंड क्या आता है कि हमने ये भी पढ़ा कि पावर को जो शेयर किया जाता है डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के अंदर वो गवर्नमेंट के ऑर्गन्स के बीच में किया जाता है। फॉर द एग्जांपल जस्ट लाइक लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बीच में। और जो पावर शेयरिंग का आइडिया की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ इस चैप्टर में हम 2 स्टोरीज़ पढ़ेंगे, एक तो बेल्जियम की, दूसरी श्रीलंका की, और वहाँ पे हम ये देखेंगे कि हाउ डेमोक्रेसी हैंडल डिमांड्स फॉर द पावर शेयरिंग। दैट मीन्स कि डेमोक्रेसी कैसे मेन पावर शेयरिंग की डिमांड्स को हैंडल करती है। एंड नेक्स्ट थिंग वी डिस्कस द नीड फॉर द पावर शेयरिंग इन डेमोक्रेसी। क्या ज़रूरत है हमें पावर शेयरिंग की, वो भी कहाँ पे, डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के अंदर। यस। एंड द नेक्स्ट वी डिस्कस द वेरियस फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, कि कौन कौन से तरह की पावर शेयरिंग होती है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।